हेड कोच गौतम गंभीर हमेशा ये कहते हैं कि इंडिविजुअल स्कोर, इंडिविजुअल हंड्रेड, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई उसका रोल नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज हुई और वहां पे तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने 100 स्कोर की, तो उस मैच के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उससे जो कंट्रोवर्सी बनी वो आप सबने देखी। उसके बाद फिर गौतम गंभीर के जो कि उससे ऑलरेडी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था रोहित शर्मा का, विराट कोहली का और गौतम गंभीर का, खासकर जब रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से निकाला गया, फिर रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद ओडीआई टीम से निकाला गया। तो एक तरफ वो प्लेयर्स जो कि जूनियर प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, वो अगर परफॉर्म करते हैं तो उनको वो अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। वो अगर परफॉर्म नहीं भी करते हैं और टीम हार जाती है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनको टाइम देना चाहिए, ये भी लर्न कर रहे हैं, जैसा कि साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के बाद हुआ। दूसरी तरफ विराट कोहली या रोहित शर्मा जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर इंडिया नहीं जीत पाता तो वो उनकी परफॉर्मेंसेस को भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं, ये कह के कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। अभी ये कहा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कि चीफ सेक्रेटरी अजीत अगरकर ने कहा कि वो कमिटेड नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। और अभी आप कमिटमेंट देखें कि विराट कोहली ने 2 कंसेक्टिव 100 स्कोर कर दी हैं, विजय हजारे के लिए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। विराट कोहली के फ्यूचर का प्लेयर अगर विजय हजारे के लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो क्रिकेट में इन टच रहा है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं खेल रहा, वो टी20 नहीं खेल रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फॉर्म, उसकी फिटनेस कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो इससे ज्यादा कमिटमेंट आप क्या चाहते हैं। फिर वो उन्होंने खुद बात की कि मैं अगर कमिटेड नहीं हूं तो फिर मैं ग्राउंड में आता ही नहीं हूं, और जब मैं कहता हूं कि मैं ग्राउंड में आ रहा हूं तो इसका मतलब है मैं 120% कमिटेड हूं। तो ये जो कमिटमेंट की बात की थी अजीत अगरकर ने, और ये जो पर्सनल माइलस्टोन की बात की गौतम गंभीर ने, इससे जो मसाइल हुए हैं वो बहुत सीरियस किस्म के हो गए हैं। अभी आप मेरिट को इस लिहाज से देखें कि आज जो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ, उस स्क्वाड में शुभमन गिल को ले लिया गया और साथ में लिख दिया गया सब्जेक्ट टू फिटनेस। भाई अगर एक प्लेयर की फिटनेस पे भी आज अब श्योर नहीं है, 3-4 दिन के बाद टी20 सीरीज स्टार्ट हो रही है, लेकिन आज आप श्योर नहीं है, फिर भी आप उसको तो स्क्वाड में ऐड कर रहे हैं। किस लिए ऐड कर रहे हैं? सिर्फ कुछ प्लेयर्स की इनसिक्योरिटीज के लिए कि एटलीस्ट उनको चांस ना मिल सके। अब यशस्वी जायसवाल को 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, दोनों में स्टार्ट लिए, डिलीवर नहीं कर पाए। इस बेस पे टी20 स्क्वाड में नहीं लिया गया कि उन्होंने तो ओडीआई में परफॉर्म नहीं किया। और शुभमन गिल जिनका एशिया कप से लेके, एशिया कप की अगर आप उनके 6-7 मैचेस ले लें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ले लें, उनकी कोई खास टी20 परफॉर्मेंस है नहीं। फिर वो इंजर्ड हैं, वो रिहैब कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वो नहीं खेले, ओडीआई सीरीज वो नहीं खेले, टी20 में आपने सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख के भी उनको शामिल किया है। तो एक क्लियर नजर आ रहा है कि 2 एक ग्रुप्स बने हुए हैं, और गौतम गंभीर अपने ग्रुप्स के प्लेयर को डिफेंड भी करते हैं, अपने ग्रुप के प्लेयर्स को इंजरीज के बावजूद सिलेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनसे वो खुश नहीं है, जिनको वो आगे टीम के साथ नहीं देखना चाहते, उनकी परफॉर्मेंसेस को वो डिस्क्रेडिट कर देते हैं। अब विराट कोहली ने 100 स्कोर की, इंडिया ने 360 रन कर लिया। 360 रन करने के बावजूद अगर इंडिया ये मैच हारता है तो इसमें आप क्या दोबारा ये बात करेंगे कि इंडिविजुअल स्कोर मैटर नहीं करते, परफॉर्मेंस वो जो टीम के काम है? मतलब विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 120 रहा है, ओडीआई इनिंग में उन्होंने 100 स्कोर की है। उस वक्त जब 2 विकेटें गिर गई हैं फिर भी आप उसको डिस्क्रेडिट करते हैं, तो ये सोचना चाहिए गौतम गंभीर को कि इस तरह के स्टेटमेंट से एज हेड कोच उनकी जॉब भी खतरे में पड़ती है। जब टीम इंडिया हारेगी तो उससे ऑब्वियसली उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो बजाय इसके कि एरियाज को मार्क किया जाए कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जाए, जो चीजें ठीक हैं, जो चीजें ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, उन पर कमेंट करके उनको मजीद प्रॉब्लमैटिक बनाना, ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। साउथ अफ्रीका पिछले मैच में जब ड्यू पड़ा था उस वक्त तक बहुत विकेटें वो लूज कर चुके थे, जिसकी वजह से वो उस तरीके से मैच जीत नहीं पाए, आल्दो उन्होंने बड़ी जबरदस्त फाइट की। इस मैच में उन्होंने ये स्ट्रेटजी लेके चले कि हमने विकेट लूज नहीं करनी, और स्टार्ट में रन रेट 6 से भी कम था, लेकिन स्टिल मैच को थोड़ा सा डीप लेके गए। और कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड में सोच ये थी कि अगर हम 35 ओवर तक 2-3 विकेटों तक 4 विकेटों तक भी अगर चले जाते हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड रेट 10 का भी होता है तो हम बना सकते हैं। और एक वक्त आ गया था कि रिक्वायर्ड रेट 9 पे चला गया था, वहां पे जब ब्रेविस ने इनिंग्स के लिए आके और रन रेट को वो वापस 7 पे लेके आए, तो ये एक वेल थॉट चेस था, बड़ा जबरदस्त चेस था। उन्होंने 360 रन के प्रेशर में नहीं आए और बल्कि इनिंग्स को प्लान किया, फेजेस में प्लान किया, टारगेट सेट किए कि इतने ओवर तक विकेट्स नहीं देनी है और उसके बाद फिर एक्सेलरेट करना है।
बाकी साउथ अफ्रीका की बैटिंग डेप्थ ठीक ठाक है। नंबर 8 पे अगर कार्बन बॉश आते हैं, 9 पे अगर महाराज आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बैटिंग डेप्थ है। अब तीसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ड्यूक ने रोल प्ले किया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि डिसाइसिव रोल प्ले नहीं किया। ड्यूक की वजह से किसी एक टीम को 5-10% तक एडवांटेज मिला होगा, लेकिन स्टिल अगर इंडिया फील्डिंग अच्छी करता, बॉलिंग अच्छी करता, तो वो ये सेकंड मैच जीत सकता था।